Good afternoon, everyone. Welcome back to the front lawn for our final day of the 10th C Jaipur Literature Festival. And what an amazing event it has been to date. We still have a wonderful afternoon left of fantastic speakers and topics. For the next session, we are presenting Poetry for the Masses. And today we have Prasoon Joshi in conversation with Anu Singh Chaudhary, presented by Amity University. Please make these lovely people feel very welcome. Thank you. हेलो बहुत बहुत स्वागत आपका। इतनी सारी भीड़ देखकर मुझे घबराहट हो रही है। प्रसून जोशी किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, लेकिन मुझे इनको इंट्रोड्यूस कराने का सम्मान मिला है तो मैं वो मौका जाने नहीं दूंगी बिल्कुल अपने हाथ से। इनको आप एक कवि, गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसके अलावा प्रसून की शख्सियत के कई और पहलू हैं। आपने कला और साहित्य के लिए जितना काम किया है, फिल्मों के लिए जितना काम किया है, उसके लिए पद्मश्री मिला है आपको। 17 साल की छोटी सी उम्र में आपकी पहली किताब आई थी, कविताओं की मैं और वो। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग की दुनिया में प्रसून सबसे बड़े नामों में से एक हैं और मैकेन के CEO हैं। तो सबसे पहला सवाल, मैंने बिना किसी भूमिका के मैं जल्दी से सवाल जवाब का एक छोटा सा हिस्सा कर लेना चाहूँगी ताकि प्रसून की कविताएं सुनने का हमको मौका मिले। सबसे पहला सवाल प्रसून जो है, हम सब जानते हैं कि गीत, फिल्मी गीत ख़ास तौर पर जो पॉपुलर कल्चर में लिरिक पोइट्री होती है, वो हम फिल्म भूल जाते हैं, किरदार भूल जाते हैं, फिल्मों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन गीत हमारी स्मृतियों में, हमारी ज़ुबानों पर हमेशा टिके रह जाते हैं और मरते दम तक वो गीत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। कोई बात जब कहना नहीं आता तो उन्हीं गीतों का हम सहारा लेते हैं। बावजूद इसके ये जो लिरिक पोइट्री है, ख़ास तौर पे फिल्म लिरिक पोइट्री, उसको साहित्य आपको लगता है क्या कि एक नीची नज़र से देखता है या उसको वो दर्जा नहीं देता जिसका फिल्म लिरिक पोइट्री को हक है? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। धन्यवाद आपके आने के लिए। जो सवाल आपने पूछा है, ये आज के युग में बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि कविता का जो एक सफ़र रहा है, अगर उस पर हम दृष्टि डालें, इफ़ यू लुक बैक एट द हिस्ट्री ऑफ पोइट्री, पोइट्री के बहुत मकसद होते थे, बहुत चीज़ें पोइट्री करती थी। इट इज़ टू क्रॉनिकल हिस्ट्री, संस्कारों को बचा कर रखती थी, हिस्ट्री को अपने अंदर बचा कर रखती थी। किसी युग पर अगर आपको दृष्टि डालनी है तो उस युग की कविताओं को पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक्त सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे थे, उनको कौन सी भावनाएं उनको ज़्यादा प्रभावित करती थी। तो कविताओं में वो सब होता था और कविताएं आम जीवन की बोलचाल का हिस्सा भी बनती थी। अगर आप देखें तो लोग कहते थे कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। बात में कविताओं को उद्धृत करते थे, वहाँ से उद्धृत करते थे कि कोई बात कहनी हो, अमा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो वो कविता जो थी वो आम जीवन से एक जुड़ाव था उसका, और उसमें सिर्फ साहित्यिक जो जिसे आप कविता कहते हैं, वो सिर्फ वो एक नैरो उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। उसमें लोकगीतों को भी अगर आप देखें, आज के युग में हम लोकगीतों की चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि फिल्मों में किसी भी गीत को लोकगीत कह दिया जाता है, लेकिन उन लोकगीतों में
उस समाज की पीड़ा होती थी। एक लड़की जब कहती थी काहे को ब्याही विदेश, तो वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करती थी कि मुझे विदेश क्यों दिया, भैया को दीने महल दुमहलो, हमको दियो परदेश। तो उस गीत के माध्यम से वो, या एक ऐसा गीत जहां पे घरेलू हिंसा की भी चर्चा होती थी कि ऐसी मारी ननदिया ने लात कमरिया तोड़ी रे, अब वो उस पर खुश होके नहीं कह रही है, उसे एक वक्त मिलता है जब वो मसाला कूटते हैं या साथ काम करते हैं, वो अपनी बात शिकायत किस तरह से करे। उस समाज में लोकगीतों में कविता आपको दिखाई देती थी। धीरे धीरे क्या होता गया कि कविता, जिसे हम साहित्यिक कविता कहते हैं, वो कहीं आम जीवन से कट गई। और ये हमारे देश में नहीं हुआ, बहुत से और देशों में भी हुआ कि कविता जो है, जिसे साहित्यिक कविता कहते थे, वो आम जीवन से कट गई। और आम जीवन में आज बताइए कि आज भी हम कविताओं का प्रयोग करते हैं, बोलचाल में उनके जुमले, उनके अंश उद्धृत करते हैं। सामाजिक आंदोलनों में कविताओं का हाथ होता था। जब दिनकर जी लिखते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों से बुझी आग सुगबुगा उठी, वो दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो वो जन आंदोलनों का भी हिस्सा थी। धीरे धीरे वो कहीं सरकारी संस्थानों में दम तोड़ने लगी। लोग, जो कवि था वही कविता का पाठक रह गया। खुद आप ज़्यादातर देखेंगे कि कविताओं के जो महफिलें बढ़ गई हैं, ऐसा नहीं है कि कम हो गई हैं, लेकिन वहाँ एक कवि 4 और कवियों को सुना रहा है, वो सभी लिखते हैं, सब एक दूसरे को बैठ के सुनाते हैं। ऐसा कम होता है कि आप जैसे कविता प्रेमी लोग हैं और ऐसे समारोह हों जहाँ पर जो नहीं लिखते हैं और कविता प्रेम रखते हैं, किसी और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन कविता के प्रति उनका अनुराग है, उनका प्रेम है, वो लोग, वो कविता का मूल उद्देश्य था। तो धीरे धीरे ये सब कहाँ गया? हमारे देश में सब कुछ चला गया फिल्म इंडस्ट्री में। लोकगीत हाइब्रिड फॉर्म में चला गया फिल्मों में। आप देखिए कि किसी को आप लोकगीत बोलेंगे तो वो फिल्मी गाना बताएगा आपको, तो वो गजलें एक विधा के तौर पर फिल्मों में चली गई। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फिल्म इंडस्ट्री की, उसमें पहले उसको पहचानते थे लोग, समझते थे कि सारा कुछ समाविष्ट होता जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। सिर्फ मनोरंजन मात्र उसका उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि कविता भी यहीं आकर बैठ गई है, लोकगीत भी यहीं आकर बैठ गए, लोक संस्कृति यहाँ आ गई है। तो इतनी सारी, क्योंकि उसकी चकाचौंध इतनी थी, क्योंकि विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो विजुअल वाज सो ओवरपावरिंग that the murmurs of the folk culture, murmurs, other little streams of, artistic streams, they all got overpowered by audiovisual as a medium. And in India especially, in the Western world, you still find a music parallel industry. But unfortunately, we don't have a music industry. We have a very minuscule parallel music industry. Everything takes shelter in films. And that is the reason the film songs, as when we're talking about poetry, have immense responsibility. And that responsibility was realized by poets earlier. If you see Sahir Sahib's work, आप पुराने गाने सुनते हैं तो आपको उनमें जीवन दर्शन दिखाई देता है। कैसे? कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये फिल्मी गाना है जो जीवन दर्शन की बात करता है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, ये फिल्मी गाने हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए थे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, ये फिल्मी गाने थे। तो कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कविता फिल्मों में आश्रय ले चुकी है। शायद कवि लोग इससे आपत्ति करें, मुझे कटघरे में खड़े करें और कहें नहीं, कविता पैरेलली सर्वाइव करती रही है, ज़रूर करती रही है, लेकिन उसका जो जुड़ाव था, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता कि जितना वो जुड़ी थी लोगों से कविता पहले ज़माने में, वो कट गई और फिल्मों के माध्यम से वो आने लगी। तो बहुत ज़रूरी है कि फिल्मों के साहित्य पर, साहित्यिक पक्ष को
आप ज़रूर देखें। मैंने अपनी कविता की फिल्मों गीतों की जो पुस्तक यहाँ आपको मिल सकती है, धूप के सिक्के और सनशाइन लेन्स इन इंग्लिश, प्लीज़ रीड दैट. आई हैव ट्राइड टू जस्ट compile my work which I think has a literary quality, because it's very important. There is no other form in which you are consuming. Please tell me how many people have read a pure poetry book which is not, not earlier years. I'm not talking about Nirala, Pant and Kabir. I'm talking about modern poets. How many people read? How many people know? Very few. See 3, 4, 5 of them here. And शायद आप ज़रूर खुद भी लिखते होंगे. पॉसिबिलिटी इज कि आपकी भी अपनी कविताएं होंगी और पकड़ के सुनाएंगे जरूर. तो ये इस तरह का हो गया बिकॉज कहीं ना कहीं वो भाषा से, थॉट से, आम लोगों की समस्याओं से कटकर फिल्मों में तक सीमित रह गई. सो द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड जब अभी Bob Dylan got the Nobel Prize, then think that became a debatable thing for people. But I was very happy because there also he's a kind of, bridging the gap between high art and so-called low art, which we divided. ये high art है, ये low art है. अरे फिल्मी गाने तो पेडेस्टिन होते, लेकिन हमारे देश में ये शायद विश्व का बहुत कम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि प्योर पोइट्री के प्रैक्टिशनर्स फिल्मों से, पॉपुलर म्यूज़िक से जुड़े और उन्होंने अपनी रचनाएं वहाँ, चाहे वो साहिर साहब हों, कैफ़ी साहब हों, और भी कई पोइट्स हमारे देश में, शैलेंद्र हैं, जो साहित्य लिखने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने फिल्मों से जुड़कर उसमें साहित्य को बचाया. इन फिल्मी गीतों ने साहित्य को जन चेतन से जोड़ा. दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल प्रॉब्ली नीड सम इलैबोरेशन, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि छोटे से सवाल के ज़रिए इसको समेट सकूं. कि जब बहुत सारी बंदिशें होती हैं जब आप गीत लिख रहे होते हैं, मीटर का, म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन का, कैरेक्टर्स का, कहानी किस तरह की डिमांड कर रही है, सिचुएशन की डिमांड क्या है. तो इतनी सारी बंदिशों के बीच में जब आप गीत रच रहे होते हैं, तो उस गीत में कविता को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है या क्या करते हैं आप? देखिए, माइकल एंजेलो व्हेन वाज कमीशन्ड टू पेंट सिस्टीन चैपल, उनको भी एक लिमिटेशन दी गई थी कि आपको एक तरह की पेंटिंग यहाँ पे बनानी, बिब्लिकल पेंटिंग होगी जिस तरह. उनको भी एक कैनवस दिया जाता है. देखिए, कैनवस तो हर जगह दिया जाता है, लिमिटेशन हर जगह होती है. प्योर पोइट्री लिखते हैं तो आपको वहाँ कम लिमिटेशन होती है. फिल्मों में आपको थोड़ा ज़्यादा होती है बिकॉज एक कैरेक्टर है, एक कहानी है, उसके साथ आपको न्याय करना है. लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि उस सब के बावजूद आप अपनी छोटी सी खिड़की खोलते हैं. उस सब के बावजूद दो राइटर एक सा नहीं लिखते हैं, दोनों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है. एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही सिचुएशन पर आप देखेंगे दो लोगों ने अलग अलग लिखा है. क्योंकि वो है कि ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर भी 1000 बार ज़माना यहीं से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुज़र फिर भी. तो वो नई नई सी रह गुज़र, वही इमोशन, वही चीज़ें वेंटेज पॉइंट है. देखिए, जो रचना था वो रचा जा चुका है. हमारी क्या औकात है रचने की? हम नहीं रच सकते. हम तो वेंटेज पॉइंट ला सकते. एक नदी की रचना होती है, एक बादल की रचना होती है, एक पहाड़ की रचना होती है, एक विश्व की रचना होती है. रचयिता तो विश्व का कोई और है, हम तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं. वही नदी है जो नदी के बीच में है, नदी की लहरों से जूझ रहा है, वो संघर्ष की बात करता है. और नदी के तट पर खड़ा हुआ साक्ष्य भाव से नदी को ताकता हुआ व्यक्ति जो है शांत की बात करता है और ध्यान की बात करता है. वही नदी है, मुद्राएं अलग अलग हैं, वेंटेज पॉइंट्स आर डिफरेंट, एंड द सेम थिंग becomes different for two different people because they have a different vantage point. And that's all we can bring in. कि मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से, अपने, जब मुझे तारे ज़मीं पर माँ का गीत लिखने को कहा गया तो वहाँ पर हम लोग के स्क्रिप्ट में लिखा होता है सेपरेशन सॉन्ग. यहाँ पे एक सेपरेशन सॉन्ग आएगा और वो कुछ भी हो सकता है कि जुदा हो के तुझसे कहाँ जाऊँगा मैं, ये भी लिख सकते हैं आप. लेकिन I started looking for something from my life. Everybody has a different way of writing. And I
started remembering the days when my mother had left me. She had gone to her teacher. She was a teacher's training program, and I was alone for that time. And I was a little child, and I felt that my fears have become bigger. They have become मेरी जो मेरे भय थे वो मुखरित हो गए सारे. और मैंने उन्हीं भय को लिखा मैंने कि अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ. और मैं उनको लिखता चला गया. और मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि मेरी अभिव्यक्ति जो है वो सबकी अभिव्यक्ति है, मेरे डर जो हैं वो सबके डर हैं. समवेयर आप अगर जेन्युइनली अपनी बात एक्सप्रेस करेंगे, आपको लगेगा कि आपके जैसे बहुत से लोग हैं वो ऐसा फील करते हैं. शायद उन्होंने कभी कहा नहीं, मैं कभी बतलाता नहीं. ये भी कई पुरुषों का सत्य था कि माँ से वो कह नहीं पाते. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू से आई लव यू. बट इसका मतलब नहीं है कि जिंदगी आई लव यू पे सिमट जाए और आंखों से झलकते हुए प्रेम को ना देखें. ये जो वैंटेज पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ व्यू की बात कही, वहाँ से खड़े होकर जब कवि देखता है और अपनी स्मृतियों से या अपनी समझ से या अपने दृष्टिकोण से बहुत सारे नए ईडियम्स, बहुत सारे नए फ्रेजेस अपने एक्सपीरियंस से लेकर आता है, जो आपकी कविताओं में भी और गीतों में भी नज़र आता है. इसलिए टल्ली करके यहाँ सीखते हैं कि मतलब ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, या फिर आसमान से जब बारिश होती है तो फिर लगता है कि कहीं नल खुला रह गया है. तो इस तरह के नए जो ईडियम्स आप गीतों में लेकर आते हैं. मेरा सवाल ये है कि इस तरह के नए ईडियम्स और फ्रेजेस को लेकर जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जो कि एडवर्टाइजिंग है और फिल्म है, जहाँ पर सब चीज़ें कॉमर्स से और पॉपुलैरिटी से नापी जाती है, तो इन ईडियम्स और फ्रेजेस को पॉपुलर जन चेतना का हिस्सा बनाना या फिर उनके लिए आसान भाषा में कह पाना आपके लिए क्या एक्सेप्टिंग है? दोनों इंडस्ट्रीज आपके इस हर किस्म के प्रयोग के साथ जो आप शब्दों के साथ और भावनाओं के साथ करते रहते हैं. देखिए, अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं बिकॉज there is an impatience today, impatience in all of us, because things like, for example, take publishing. Now publishing is बहुत ही आसान है आज अब खुद को पब्लिश करना. आप रातों रात एक ब्लॉग शुरू कर दीजिए, फेसबुक पे अपनी चीज़ पोस्ट कर दीजिए और वो पब्लिश हो गई. कई बार हम लोग रात को मैं कभी कुछ लिखता हूँ और बहुत एक्साइटेड होके, नींद भी बड़ी अच्छी आती कि बड़ा अच्छा कुछ लिखा है आज, और सुबह उठकर आप उसी रचना को पढ़ते हैं तो आप ले क्या बकवास लिखा था यार ये मैंने, और आप उसको फाड़ कर फेंक देते. लेकिन सब में वो ह्यूमिलिटी नहीं होती. नहीं, पर वो होनी चाहिए. और आज कम हो गई है क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू पब्लिश. तो इससे पहले कि आपकी नींद आए और आपके सामने ये वाहिद ख्याल आए कि भाई ये बेकार चीज़ है, इसको फेंक देना चाहिए, आप छाप चुके हो उसको, 25 लोगों को व्हाट्सएप में भेज चुके, वो आप कई फेसबुक पे पोस्ट कर चुके, और सुबह कई लोगों ने सोचा भी क्या भेजा इसने ये, लेकिन कह कोई नहीं रहा. वाह वाह, एक छोटा सा स्माइली भेज रहे लोग एक दूसरे को, शर्मा शर्मी सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, और हर व्यक्ति स्वयं को कवि समझ रहा है. ये एक इम्पेशंस जो है, ये देखिए कई चीज़ें धीमी आंच पे पकती हैं और वो पकनी चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है. वो फास्ट फूड नहीं है, कविता फास्ट फूड नहीं हो सकती, वो पकेगी. देखिए, मैं इसी पर लिख रहा था कि झील को देख के झील लिख दिया तो कविता नहीं हो सकती. झील के सामने बैठे, वो रिपोर्टिंग है, वो जर्नलिज्म हो सकता है. क्या आपने कहा मैं झील के सामने बैठा हूं, झील का पानी शांत है, ये गाय पर निबंध लिखो तो हो सकता है, लेकिन ये जो है, आप देखिए किस तरह से झील के ऊपर अगर एक कवि देखता है झील को देखते रहना और तब तक टकटकी लगाए रहना जब तक उसका पानी असहज होकर छटपटाने ना लगे. झील को देखना और देखते रहना, तब तक टकटकी लगाए रहना जब तक उसका पानी असहज होकर छटपटाने ना लगे, तब तक जब तक कि लहर लहर उमड़कर झील को नदी में तब्दील न कर दे. और तब नदी को देखना, बहना उस नदी के साथ, टकराना चट्टानों से, आंखों से पीना झागदार यौवन, पर फिर भी देखते रहना, वो बहेगी और बहेगी, धरती के वक्षस्थल पर सभ्यताएं लिखेगी. फिर भी देखते रहना जब तक उसका पानी अस्तित्व,
देखते रहना जब तक उसका पानी पानी अस्तित्व सागर में विलीन ना हो जाए और उस सागर में पानी का एक बुलबुला हौले से सर उठाए, और तब लिखना बुलबुले के क्षण भर जीवन का सत्य, उसे कहते कविता। मैं थोड़ा सा विषयांतर तो नहीं है, लेकिन एक और डायमेंशन पर जी। बात करना चाहूँगी, जी। जो मुझे आपकी रचना की सबसे अद्भुत बात लगती है। तो जैसे मुझे जो इंडस्ट्री ऑब्जेक्टिफाई करती है आमतौर पर औरतों को, और जिस नज़रिए से देखती है उसको लेकर हम सब मतलब जब सोचते हैं तो वी जस्ट क्रिंज कि ये क्या है, कि क्या लिखा है और किस तरह से। पर आप जब आप चांद से सिफारिश करवाते हैं, अपने मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप चांद से कहलवाते हैं कि सिफारिश करवाते हैं। आप कहते हैं कि तू जो दरिया में उतरे सारा पानी गुलाबी, टल्ली टल्ली हो लहरें, मछलियाँ भी शराबी। और मुझे लगता है कि हाँ, मतलब ये इतनी खूबसूरत तरीके से किसी, आई एम नॉट सेइंग इट्स लस्ट, बट द काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू हैव फॉर ऑपोजिट जेंडर, सो ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड, सो प्योर। पर मतलब अब वो गायब हो गया है, हमारी बोली से, हमारी ज़ुबानों से उतर गया है, हमारे पॉपुलर कल्चर से उतर गया है। और जो पॉपुलर कल्चर औरतों पर जिस तरह से लिख रहा है, प्रेम पर जिस तरह से लिख रहा है, वो शायद, और जो मैं बात सबसे पहले कह रही थी कि नीची नज़र से साहित्य देखता है गीतों को, तो शायद वो भी एक वजह है। सो मैं चाहूँगी कि आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। देखिए, मैंने कल भी इस पर बात की थी, और मुझे लगता है, देखिए, आपके संस्कार और आप अगर किसी चीज़ की इज्जत करते हैं तो वो आपके काम में रिफ्लेक्ट होती है। बहुत से गीतकार होंगे जो शायद सिर्फ गीत लिखते हैं, कई लोग कविता भी लिख करते हैं, पर जो भी कोई कुछ लिखता है वो उसका एक एटीट्यूड उसकी तरफ झलकता है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज का एटीट्यूड भी उसके प्रति झलकता है। यदि मेरी कविताओं में आपको असम्मान नहीं दिखाई देता है महिलाओं का, तो कहीं वो मेरी परवरिश का हिस्सा है। उसका क्रेडिट बहुत सारे उन लोगों को जाना चाहिए, मेरे शिक्षकों को, मेरे पेरेंट्स को, कि जिन्होंने मुझे एक तरह से पाला। लेकिन समाज में कहीं इसके प्रति मुझे जागरूकता नहीं दिखाई देती। हम बातें तो बहुत करते हैं, और कल भी मैंने कहा कि अगर कोई गीत आपको लगता है महिलाओं का असम्मान करता है तो आप उसे रिजेक्ट क्यों नहीं करते, उसके बनाने वालों को बैन क्यों नहीं करते अपने मस्तिष्क से, कि इनका बनाया हुआ काम मैं नहीं सुनना चाहता, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री नहीं करता, ये हमारी महिलाओं का असम्मान करते हैं, उन्हें गलत राइट में पोर्ट्रे करते हैं। इसके प्रति आपकी भी नो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि कानून की एक नो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसे ही आपके मनोरंजन में भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिनको आप बिल्कुल नो गो एरियाज बोले। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि घरों में, पार्टियों में, बर्थडे पार्टी में उन्हीं गानों पे डांस कर रहे हैं फैमिली के लोग, और फिर उन्हीं की भत्सना भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक तरफ, क्योंकि ये मत भूलिए कि गाने भी बाजार की संस्कृति का हिस्सा है, वो खरीदे जाते हैं, और बाजार में बहुत सी खराबियां हैं। पर एक बहुत अच्छी बात है, जो खरीदा नहीं जाता दुकानदार उसे रखना बंद कर देता है। साहब, आपका माल बिकता नहीं, क्या करें। आप खरीदना बंद कीजिए, उसको प्रमोट करना बंद कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के काम की पूरी तरह भर्त्सना करता हूं। लेकिन साथ साथ मुझे एक डबल स्टैंडर्ड भी दिखाई देता है। डबल स्टैंडर्ड नहीं, पर कहीं जिम्मेदारी का अभाव दिखाई देता है हम सब में, कि हम जाकर उन्हें कहीं ना कहीं एक मौन स्वीकृति दे देते हैं या उसके प्रति तटस्थता दिखाते हैं। हमारे बच्चे उन शब्दों का उच्चारण अधिक करते हैं, और वो बच्चे हमसे सवाल करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, और हम उसका मतलब उसे नहीं समझाते। इससे पहले न समझा पाते हैं, न समझा सकते हैं, लेकिन अपने मस्तिष्क से उस व्यक्ति का नाम नहीं खोजते कि किस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये जुमला छोड़ा है, वो कौन है, और ऐसा असंवेदनशील व्यक्ति कौन है जो मास मीडिया में। देखिए, आई हैव नो प्रॉब्लम विद पीपल राइटिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, बट एज फार एज वी आर प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल एंड्स ऑफ आवर सोसाइटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सोसाइटी, एक समाज अपने पर तभी गर्व कर सकता है जब वो अपने वल्नरेबल एंड्स की सुरक्षा करना जानता हो। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो महिलाओं को मैं वल्नरेबल मूलतः नहीं मानता हूं, पर आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उस पर सोचने की जरूरत है। उनकी, या जो लोग शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं है उनकी, अगर इन सब की सुरक्षा एक समाज नहीं कर सकता है तो वो समाज पे लानत है, और इन सब के विरुद्ध कुछ होता है तो वो असंवेदनशील है।
और उस पर कहीं ना कहीं सोच की आवश्यकता है, और तभी आपके गानों में वो रिफ्लेक्ट होती है, आपके काम में रिफ्लेक्ट होती है। हम लोग, दूसरी बात मैं कल भी कर रहा था कि हम आदर्श जो आज बना रहे हैं अपने युवा पीढ़ी के, उस पर भी सोचने की आवश्यकता है कि किन को हम अपना आदर्श बना रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं, पर कितना पैसा से ज़्यादा किस तरह से कमाया गया पैसा, उसे आदर्श बनाइए। ये बहुत ज़रूरी है। हम भ्रष्टाचार की बात करते रहते हैं, और मुझे लगता है कि नोटबंदी जैसे चीज़ों की बहुत आलोचना हो चाहे, लेकिन उसके इंटेंट की आलोचना कभी नहीं की जानी चाहिए, कहीं नहीं की जानी चाहिए, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये स्टेप्स लेने होंगे हमारे समाज में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये सिर्फ फाइनेंशियल भ्रष्टाचार नहीं है, इमोशनल भ्रष्टाचार भी हो रहा है, आइडियोलॉजिकल भ्रष्टाचार भी हो रहा है। और उस सब के ऊपर सोशल तो सबसे ज़्यादा। सोशल सबसे ज्यादा, उस पर चर्चाएं होनी जरूरी हैं। और जब हम आइडियल्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि कोई किसी ने फिल्म बनाई, अगर कोई सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनाई गई, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनती है और वो बहुत बड़ी फिल्म होती है क्योंकि समाज उससे जुड़ता है, तो उसका प्रॉफिट उस इशू के पास, उस इशू के लिए खर्च भी होना चाहिए, तब उसकी पूरी सामाजिक दायित्व कंप्लीट होता है। एक तरफ उसने अवेयरनेस की, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ प्रॉफिटियरिंग भी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटियरिंग। सो देयर इज, इट्स इंपॉर्टेंट दैट when we create art out of social issues, and that art makes a lot of money, that part of that money should be shared with people who are working on that particular issue and they don't have money to work on that issue. That's very important. When people use our age-old traditional music and traditional stories, and there are people from various, maybe there is a story about a tribe, you use that story, or there is a music of that tribe, you use that music to make money. It's important that money is shared with that tribe. It's important because it's a part of their culture. Nobody should be able to exploit existing cultures. It's the moral responsibility of, and as it's becoming more and more, see, earlier these questions were not that important. Today we are living in such a commercialized world that's, it's important that nobody should be able to manipulate and take profiteering as their model and share it with the people who should get the part of it. एब्सोल्युटली। और उसका एक ये जिस समाज में और जिस वक्त में रहने की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त में एक और जो अच्छी चीज़ है वो है ट्रांसपेरेंसी। तो वो एक ज़रिया, मतलब एक संवाद का ज़रिया है, तो हमको पता चल जाता है, और कई ज़रियों के जरिए कई ज़रिए बन जाते हैं उसके, जिसमें हमको पता चल जाता है कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो एक कॉन्शियस सिटीज़न के तौर पर, और जाहिर है एक आर्टिस्ट के तौर पर, ये हमारी जिम्मेदारी, जैसा कि आपने कहा, बन जाती है कि हम उसको ट्रैक करें। आपने बहुत कॉन्शियस होके, जब आप शुरू से लिख रहे थे, तब जैसे मन के मंजीरे आपने लिखा, और कई आपने गर्ल चाइल्ड पे लिखा है, और December 16th पे आपने बहुत पावरफुल कविता लिखी। तो ये, और बहुत कॉन्शियसली आप उन मुद्दों पर जो आपको आप पर असर डालते हैं, आपको लगता है आपके समाज को, आपके वक्त को प्रभावित कर रहे हैं, उसको अपने रचनाओं में शामिल करते हैं। तो क्या ये जो रचना, इन मुद्दों का शामिल हो जाना, वो संवेदनशीलता आ जाना अपनी रचनाओं में, ये वो साहित्य नहीं बनता जो टाइमलेस और क्लासिक है? टाइमलेस साहित्य, क्लासिक साहित्य आखिर यही तो है। तो क्या हम इस बात की उम्मीद करें कि जो हम जिसे बार बार लिरिक पोइट्री ऑफ पॉपुलर कल्चर कह रहे हैं, वो एक रोज़ उस टाइमलेस और क्लासिक साहित्य का हिस्सा बनेगा? देखिए, अच्छा सवाल है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन अ हिट विच इज, सी, बहुत सी हिट है। लैला में लैला भी हिट है, आज भी है। CAT, कैट माने बिल्ली, वो भी हिट है, वो भी आज तक जिंदा है। तो क्या वो टाइमलेस है? अगर आप वक्त की छन्नी में उसको छानते हैं तो वो ज़रूर छन के बाहर आया है, आज तक याद है हम लोगों को। लेकिन मुझे टाइमलेस वो चीज़ लगती है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, जो आपको हिला देती है। और वक्त, ऐसा तो नहीं है कि लैला में लैला सुनकर कोई हिल जाता है, मतलब हिलता है पर हिलता नहीं है।
और वक्त और दौर के परे हिल जाता है। तो इसलिए जब सिस्टम मार्च की तस्वीरें इतनी सारी दिखते हैं तो आपको मतलब अपने आप याद आ जाता है कि तू अपने आंचल का परचम बना लेती तो अच्छा था। तो ये है टाइमलेस और क्लासिक। इसी बात पर हम चाहेंगे कि नई कुछ रचनाएं अगर आप हमसे बांट सकें, और उसके बाद अगर हमारे पास वक्त होगा तो हम और बातचीत जारी रखेंगे। और जाहिर है बहुत सारे लोग कविताएं सुनना है चाहते हैं आप लोग? ठीक है, जरूर। एक कविता है, मैंने ऐसे ही शुरू करते हैं, कुछ छोटी मोटी मैंने हंसी पर लिखी थी कि कैसे एक छोटे सब्जेक्ट पे लिखा जा सकता है कि चलो हंसी को रिवाज कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले। है मौन एक मोतियों की माला, है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से। तो टिप पे खाते हजार मोती, यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से। तो टिप पे खाते हजार मोती, यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। कभी हुआ ना जो आज कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें। हंसी लुटा के हंसी जुटा ले, हंसी लुटा के हंसी जुटा ले। ये छोकरी है बलिष्ठ भर की, मगर है करतूत कमाल इसकी, लगा के ठट्ठे जो गूंजती है। ये छोकरी है बलिष्ठ भर की, मगर है करतूत कमाल इसकी, लगा के ठट्ठे जो गूंजती है। हवेलियों में पुराने चांदी के बर्तनों को रगड़ रगड़ के कोई दिखाता हो धूप जैसे। नए नगीने तलाश कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें। कभी जो बागों में झूलती है ये खट्टे आमों की कैरियों सी खटास लेकर। कभी जो बागों में झूलती है ये खट्टे आमों की कैरियों सी खटास लेकर। या फिर गली में भी दौड़ती है ये फालसे की हर एक ढेरी पे अपने जन्मों का हक समझकर। ये तोतली सी चवन्नी लेकर सुलगते गुस्से पे कूद पड़ती है छींट बनकर। पलक झपकते ही दूर जाती है खिल्लियों सी, ये दूर है इसको पास कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें। और अक्सर ये शिकायत सुनी गई है और कई बार मतलब जो हम जैसे साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं उनको कई बार सुनने को मिला कि अरे क्या है, वही जंगल है, वही पहाड़ है, वही पेड़ है, वही आम के बाग हैं, और वही हंसी है जो रिवाज बन गई। और जिसको रिवाज बनाने का इस तरह नए तरीके से आह्वान हुआ है। अब हमारे पास 10 मिनट का वक्त है। ओके। और 10 मिनट में मैं आपको कुछ नया भी सुना देता हूँ, और फिर मुझे आग्रह हुआ है कि मैं बाबुल गुनगुना कर सुनाऊँ, वो भी सुना दूंगा मैं। तो देख रहा हूँ कि क्या नया सुनाऊँ। लेकिन हम अब हंसी के रिवाज बनाने की उम्मीद से उबर नहीं पाए हैं। जी 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 जी, ये साथ लेकर जाएंगे हम। मैं चाह रहा था कि कुछ नए प्रयोग हैं, जैसे क्या है तुम्हारा, किसे कहते हो तुम मेरा। जब अधिकार जताते हो, हक से मांगने आते हो, कहां से आता है अधिकार। कैसे बना लेते हो तुम अपना संसार। एक कुर्सी जो तुम्हारे संसार के दायरे में है, तुम्हारे घर के किसी कमरे में, वो कुर्सी किसी और कुर्सी से अलग हो जाती है। उस पर लगे निशान, उसकी लकड़ी, उस पर ठुकी कीलें, उसका थोड़ा डगमगाना, अलग होती है उसकी पहचान। उस कुर्सी को तुम अपनी कुर्सी कहते हो। एक आम सपाट लकड़ी के ढांचे में भावनाओं उड़ेल देते हो, मायने दे देते हो वस्तु को। ऐसे ही तुमसे जुड़ी हर चीज रोज मायने पाती है। जूते, घड़ी, बर्तन, ग्लास, हर चीज भावनाओं के रेगमाल से घिसी हुई। घर के फर्श को गौर से देखो, वो एक दाग जिसे रगड़ रगड़ कर छुड़ाने की बहुत कोशिशें की हैं तुमने, और आज तुम उसे पहचान सकते हो। चाहो तो अभिवादन कर सकते हो उसका। दीवार पर वो खूंटी जिस पर बिना सोचे तुम लटका देते हो कुर्ते, पैंट, कोट, वो तुम्हारी अपनी खूंटी है अलग। टीवी, रेडियो, फोन जैसी चीजें फैक्ट्री में बनती हैं, पर तुम उस फोन को उस खरोच से पहचानते हो, उस एक बटन से जिसे 2 बार दबाना पड़ता है ठीक से डायल करने के लिए। उस बटन से एक जुड़ाव है। इस बटन को तुम मेरा बटन कहते हो। मेरी सिर्फ खरीदा है इसलिए वो तुम्हारा नहीं हो जाता। भावनाओं के स्पर्श के बाद ही वो तुम्हारा होता है। सिर्फ तुम्हारे हक के दायरे में होकर वो तुम्हारा नहीं होता। स्मृतियों के कमरों में रहकर वो तुम्हारा होता है। ये बात सिर्फ वस्तुओं तक सीमित नहीं, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं।
सिर्फ होने से नहीं होते रिश्ते। अगर हम अक्सर ये भूल करते हैं, रिश्तों के होने को संबंधों का प्रमाण मान लेते हैं। दरअसल संसार सिर्फ बुने जा सकते हैं, धागा धागा, सूत सूत। हम सब ऊन लेकर पैदा हुए हैं, हम सब ऊन लेकर पैदा हुए हैं, बस बुनते जाओ पुलोवर, बाहर बहुत सर्दी है। क्या इसके साथ एक छोटा सा सवाल मैं पूछ सकती हूँ? 30 सेकंड का जिंगल या 1 सेकंड का जिंगल हो, जिंगल फिर गीत, फिर इस तरह छंद मुक्त बहती हुई एक कविता, और उसके बाद 3 घंटे की एक फिल्म। मुझे लगता है कि ये शायद नेचुरल प्रोग्रेशन रहा होगा एक आर्टिस्ट, आपके जैसे एक आर्टिस्ट के लिए। अभिव्यक्ति के नए नए जरियों की तलाश की रेस्टलेसनेस रही होगी। आपके लिए आपका पसंदीदा फॉर्मेट कौन सा है? देखिए, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। कई बार मुझे अच्छा लगता है जब मैं मौला मौला लिखता हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, उसमें वही फॉर्मेट मुझे अच्छा लगता है। मुझे जब मैं लिखता हूँ जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, तो वो फॉर्मेट मुझे लगता है जो थॉट है उसके साथ कौन सी चीज़ जस्टिस करेगी। जो ये मैंने आपको कविता सुनाई, किस तरह से चीज़ें अपनी हो जाती हैं, इसके लिए मुझे लगा छंद मुक्त लिखना उसे बेहतर रहेगा, तो उसे मैंने छंद मुक्त लिखा। ये डिपेंड करता है उसकी मांग पर। और कई बार एक लाइन आ जाती है। मुझे याद है कि मैं एक बच्चे के हाथ पिस्तौल लग जाती है, उस पर मैंने एक कविता लिखी थी कि बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था। हम कहते हैं कि कैसे किसी की फितरत चेंज हो जाती है, लेकिन हम बचपन भूल जाते हैं कि बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था, वो अंबिया भी चुराता था, पतंगों पर झगड़ता था। अगर तुम उसका मांझा लूटते वो कुछ नहीं कहता, थोड़ा नाराज तो होता मगर वो फिर भी खुश रहता, मगर धोखे से तुमने उसका बचपन भी तो लूटा है। जरा देखो तो उसकी आंख में वो कब से रूठा है। जुगनुओं की रोशनी में दिल लगाने दो उसे, धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे, बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो उसे, भोली भाली रहने दो, जिंदगी को बहने दो, बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था। ये फॉर्मेट है, अलग फॉर्मेट की अलग रिक्वायरमेंट है, और उस तरह से लेकिन प्रसून टच तब भी बचा रह जाता है जब वो लिखते हैं कि खोलो खोलो दरवाजे पर्दे के रो किनारे, जो कि इसी थॉट का एक एक्सटेंशन मुझे लगता है। जी, मैं छोटी छोटी कविताओं में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि बारिश एक छतरी के लिए भी हो सकती है, बारिश एक छतरी के लिए भी हो सकती है, सिर्फ एक छतरी के लिए, एक सतरंगी छतरी के लिए, उसे मयूर पंखों सा खोल देने के लिए, उसे छू छू कर ताल देने के लिए, जर्र से उसे गोल घूमता देखने के लिए। फिर एकाएक रुक भी सकती है बारिश, छतरी की थकान देखकर। मौसम विभाग को प्रेम ग्रंथ पढ़वाने होंगे। तो ये छोटी सी है कि कैन एन अम्ब्रेला, just to see an umbrella's beauty, is it possible the rain is in love with the umbrella and this is just a love affair between the two, and all of us thinking कि आज बड़ा मौसम बदल गया। मौसम बदला है उनके प्यार की वजह से। So is it possible? तो थॉट कहीं से भी आ सकता है, विचार कहीं से भी आ सकता है। फिल्मों में इस तरह की कई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। आई थिंक वी आर रनिंग behind the schedule. Okay, so I'll hum Babul for you, which last, प्लीज। which I had dedicated to Nirbhaya that time. So एक लड़की है जिसने अपने पिता से कभी बात नहीं की, उसकी शादी हो रही है तो वो कहती है कि ये मैंने लोकगीत के अंदाज में लिखा था, और सालों पहले और शुभा मुदगल जी ने भी इसे गाया है, और उसमें मेरे साथ शांतनु मैत्रा भी थे जिन्होंने संगीत भी दिया था। तो ये उस लड़की का पेन है, और उसने पहले कभी पिता से बात नहीं की। बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो,
मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए बाबुल, जिया मोरा घबराए बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए बाबुल, जिया मोरा घबराए बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए बाबुल, जिया मोरा घबराए। थैंक यू वेरी मच। और मुझे ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि कई बार यूट्यूब पे इसको सुन लेने के बाद भी अभी भी जितनी बार सुनती हूँ उतनी बार, और मुझे लगता है यहाँ बैठे तमाम सारे दर्शकों का भी गला रुनता है। अंतहीन बातों के सिलसिले ख़त्म नहीं होंगे, कई सारी बातें थी जो छूट गई रह गई, और इसी दुआ में, इसी उम्मीद में कि बार बार ये मौका मिलेगा आपको सुनने का। आप एक कवि के तौर पर, गीतकार के तौर पर, फिल्मकार के तौर पर, आर्टिस्ट के तौर पर, सोशली कॉन्शियस इंसान के तौर पर, हमारे बीच के जागरूक नागरिक के तौर पर बार बार आते रहेंगे और इसी तरह हमको इंस्पायर करते रहेंगे। और यही ताकत है पोइट्री की। दिस इज़ द पोइट्री ऑफ द मासेस, राइट? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू बीन अ लवली ऑडियंस।